आज के इस वीडियो लेक्चर में पुनः उपस्थित हूँ आप सभी के समक्ष आईसीटी के शिक्षा में कुछ अनुप्रयोगों पर चर्चा करने के लिए। पिछले विगत 3 लेक्चर्स में हम लोगों ने समझा कि आईसीटी क्या है, उसके स्वरूप कौन-कौन से हैं और कौन-कौन से उपकरण इसके अंतर्गत आते हैं जो कि शिक्षा को विशेष रूप से लाभान्वित करते हैं। हम जानते हैं कि शिक्षण अधिगम प्रक्रिया को संपूर्ण रूप में आईसीटी ने बहुत ही सकारात्मक रूप से प्रभावित किया है। शिक्षण अधिगम प्रक्रिया का कोई भी पक्ष ऐसा नहीं है जिसमें आईसीटी ने अपने योगदान से गुणात्मक परिवर्तन न किए हों। हम जानते हैं कि हम अगर कक्षा शिक्षण की बात करें तो कक्षा शिक्षण से पूर्व, कक्षा शिक्षण के दौरान और शिक्षण के पश्चात इन सभी स्तरों पर आईसीटी ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है और पूरी शिक्षा प्रक्रिया को गुणात्मक रूप से प्रभावित किया है और शिक्षण अधिगम प्रक्रिया और अधिक प्रभावी बनी है। आज के इस वीडियो लेक्चर में हम बात करेंगे आकलन में आईसीटी का अनुप्रयोग किस तरह से किया जा रहा है। हम जानते हैं कि आकलन यानी असेसमेंट पूरी शिक्षण अधिगम प्रक्रिया का एक महत्वपूर्ण तत्व है। परंपरागत रूप से हम देखें तो आकलन की जो परंपरा है वो शिक्षण के साथ अनिवार्य रूप से जुड़ी हुई है। जब हम सामान्य कक्षा कक्ष में तकनीकी से रहित कक्षा कक्ष में अध्यापन करते हैं तो भी हम विभिन्न रूपों में आकलन करने का प्रयत्न करते हैं। जब हम शिक्षण अधिगम प्रक्रिया के इतिहास को पढ़ते हैं तो वैदिक काल से लेकर के आज तक की संपूर्ण शिक्षा व्यवस्था की प्रक्रियाओं का अध्ययन करके हमें पता चलता है कि भिन्न भिन्न कालों में विभिन्न पृथक पृथक जो पद्धतियां हैं आकलन की वो प्रचलन में थी। यदि हम प्रारंभिक स्वरूप की बात करें तो प्रारंभिक स्वरूप में कक्षा शिक्षण के दौरान जो विषय वस्तु विद्यार्थियों को पढ़ाई जाती थी उसका आकलन जो अध्यापक हैं वो परंपरागत रूप से सामान्यतः प्रश्न पूछकर करते थे कि जैसे किसी भी विषय वस्तु पर अध्यापक ने अपना लेक्चर दिया और लेक्चर देने के बाद वो उस विषय वस्तु के संदर्भ में कुछ प्रश्न पूछकर प्रतिपुष्ट प्राप्त करता था कि क्या जो विद्यार्थी हैं वो संबंधित प्रकरण समझ गए हैं या नहीं। जो आकलन है वो केवल शिक्षण अधिगम प्रक्रिया को प्रभावी बनाने के लिए ही नहीं बल्कि इसके जो आंतरिक पक्ष हैं, जैसे अध्यापक जो कुछ भी पढ़ा रहा है, जिस भी विधि से पढ़ा रहा है, क्या वह विधि प्रभावी है कि नहीं। यदि अध्यापक आकलन के दौरान यह जानता है, यह उसको पता चलता है कि उसके द्वारा पढ़ाए गए जो उसके पढ़ाने के लिए जो उसके द्वारा विधि प्रयोग की जा रही है उस विधि से विद्यार्थियों की अधिगम प्रक्रिया बाधित हो रही है, यानी वह मूल रूप में वो तथ्य वो ज्ञान उन तक नहीं पहुंच रहा है, तो आकलन के उपरांत अध्यापक अपने आप को पुनर्संयोजित करेगा और नई तकनीक के माध्यम से, नई शिक्षण विधि के माध्यम से संबंधित विषय वस्तु का जो है वो अध्यापन कार्य करेगा। हम देखते हैं कि जो ये आकलन है, आकलन कक्षा में विषय वस्तु को पढ़ाने से पूर्व, पढ़ाने के दौरान और पढ़ाने के पश्चात, इन तीनों स्तरों पर हम देखते हैं कि आकलन की आवश्यकता पड़ती है। जैसे अध्यापक किसी भी नए पाठ का, नए प्रकरण का प्रारंभ कर रहा है तो उस प्रकरण को प्रारंभ करने से पूर्व अध्यापक ये जानना चाहेगा कि इस जो हम ये ज्ञान इनको प्रदान करने जा रहे हैं इसके संदर्भ में जो अपेक्षित पूर्व ज्ञान है वो इन विद्यार्थियों के पास है कि नहीं, और यदि है तो वो किस स्तर का है। तो विद्यार्थियों के पूर्व ज्ञान को पाठ से जोड़ने के लिए वो कुछ प्रस्तावना प्रश्न पूछकर पाठ का प्रारंभ कर सकता है। इसी तरह ये तो अधिगम पूर्व की स्थिति हो गई, लेकिन शिक्षण के दौरान बताई गई विषय वस्तु पर अध्यापक कुछ प्रश्न पूछकर ये जानना चाहता है कि जो कुछ भी उसके द्वारा पढ़ाया जा रहा है उसका प्रभाव पड़ रहा है कि नहीं। और इसके बाद जब पाठ पूरा हो जाता है तो अध्यापक कुछ
प्रश्न पूछकर उसकी प्रतिपुष्ट करता है। ये तो शिक्षण अधिगम प्रक्रिया की बात हो गई। इसके अलावा आकलन कई स्वरूपों में होता है, जैसा हम सभी जानते हैं कि विभिन्न कक्षाओं के सेमेस्टर जो परीक्षाएं होती हैं, जो कहीं वार्षिक परीक्षाएं होती हैं, जो वर्ष भर के अंत में ली जाती है, ये सभी आकलन का एक हिस्सा है। तो आज हम इस लेक्चर में आकलन के संदर्भ में परंपरागत रूप से हटकर तकनीकी के माध्यम से नए आयाम जो है वो गठित किए जा रहे हैं। तो आईसीटी के प्रयोग के द्वारा ये जो संपूर्ण आकलन प्रक्रिया है, ये किस तरह से प्रभावित हुई है और किस तरह से प्रक्रियाओं को त्वरित और प्रभावी बनाया गया है, ये हम सभी जानते हैं। तो जैसा कि हम जानते हैं कि शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में आकलन की भूमिका बहुत ही महत्वपूर्ण होती जा रही है। आज के संदर्भ में आकलन के बहुत से नए दृष्टिकोण भी आ गए हैं, जो कि अधिगम प्रक्रिया के साथ साथ अधिगम के परिणामों पर जोर देते हैं। जैसा कि आप जानते हैं कि सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी आईसीटी कक्षा में होने वाली विभिन्न गतिविधियों का एक महत्वपूर्ण घटक बन गया है। ये हम विभिन्न रूपों में समझ चुके हैं। तो शिक्षकों को न केवल शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में आईसीटी के प्रयोग से शैक्षिक गतिविधियों को रोचक बनाने में मदद मिलती है, बल्कि आईसीटी जो है वो विद्यार्थियों के अधिगम को बढ़ाने के लिए प्रेरित करता है। हम देखते हैं कि आजकल विद्यार्थी इंटरनेट और अन्य जो तकनीकी माध्यम हैं, उनसे जानकारी एकत्रित करते हैं और उनका अधिगम के लिए उपयोग भी करते हैं। तो विद्यार्थी स्वाधिगम के लिए और नए ज्ञान के निर्माण के लिए जो कंप्यूटर है, इलेक्ट्रॉनिक उपकरण है, इनका प्रयोग कर रहे हैं। तो आईसीटी के उपयोग द्वारा इसलिए हमको शिक्षकों को भी यह तैयारी करनी पड़ेगी कि आईसीटी का प्रयोग करके हम किस तरह से संपूर्ण शिक्षण अधिगम प्रक्रिया, विशेष रूप से आकलन को हम प्रभावी बना सकें। तो आकलन के अगर अर्थ की हम बात करें, तो शिक्षण अधिगम प्रक्रिया के दौरान एक शिक्षक को अपने विद्यार्थियों के शैक्षिक और सह शैक्षिक दोनों क्षेत्रों के ज्ञान, कौशल और क्षमताओं के बारे में जानकारी एकत्र करने, जांचने और विश्लेषण करने की आवश्यकता होती है। इसे यह सुनिश्चित करने में मदद मिलती है कि विद्यार्थी को एक शिक्षक ने जो कुछ पढ़ाया है, वो विद्यार्थी ने सीख लिया है अथवा नहीं। क्योंकि जो मुख्य ध्येय है वो है लर्निंग, यानी सीखना। ऐसा नहीं है कि विद्यार्थी श्रोता की भूमिका में हो, अध्यापक अपनी तरफ से लेक्चर प्रस्तुत कर रहा है, विद्यार्थी श्रोता की भूमिका में सुन रहे हैं, ये नहीं होना चाहिए। मूल उद्देश्य है सीखना। सीखना यानी क्या विषय वस्तु को जानने के बाद विद्यार्थियों के ज्ञान में, उनके कौशल में कोई परिवर्तन आया कि नहीं आया, ये आकलन करना बहुत जरूरी होता है। हम देख सकते हैं कि आकलन जो है वो प्रभावी शिक्षण अधिगम प्रक्रिया का आधार है, और आकलन जो है वो अधिगम में सुधार करने में भी मदद करता है, और पूरी जो शिक्षण अधिगम प्रक्रिया है उसके एक तरह से कह सकते हैं कि दिशा निर्धारण का भी कार्य जो है वो करता है। अतः हम कह सकते हैं कि आकलन विद्यार्थियों के अधिगम की पहचान करने, अधिगम से संबंधित जानकारी को एकत्र करने और उसकी व्याख्या करने की प्रक्रिया है। इसके अंतर्गत अधिगम में विद्यार्थियों की प्रगति का एक तरह से दस्तावेजीकरण, आकलन और आकलन की विभिन्न विधियों, उपकरणों और तकनीकों को समाहित किया गया है। अगर हम देखें कि आकलन के प्रकार, हम देखते हैं आकलन के कई वर्गीकरण हमारे सामने उपस्थित होते हैं, कई वर्गीकरण हमारा सरोकार होता है। लेकिन मुख्य जो आकलन के प्रकार हम कह सकते हैं, उनका वर्गीकरण किस रूप में किया जा सकता है, तो वर्गीकरण के कुछ उनके जो बिंदु हैं, उनके आधार पर अगर हम बात करें, तो सबसे पहला आकलन का जो प्रकार है वो रचनात्मक आकलन है। रचनात्मक आकलन के बारे में हम सभी जानते हैं कि शिक्षण अधिगम प्रक्रिया के दौरान जो आकलन किया जाता है उसको हम रचनात्मक आकलन कहते हैं। रचनात्मक आकलन का लक्ष्य विद्यार्थियों के अधिगम की जांच करना और उनसे फीडबैक लेना है। यानी पढ़ाने की प्रक्रिया के दौरान अध्यापक जो उनसे पूछता है, उनसे जो जानकारी प्राप्त करता है विभिन्न माध्यमों से, उसका उद्देश्य होता है फीडबैक प्राप्त करना कि जो विषय वस्तु पढ़ाई जा रही है वह कितना प्रभावी है, विद्यार्थियों तक उसकी पहुंच कितनी है।
इसका उपयोग हम जानते हैं रचनात्मक आकलन का जो शिक्षक है वो अपने शिक्षण में सुधार करने के लिए और अपने विद्यार्थी के अधिगम पर चिंतन मनन करने के लिए कर सकता है। उदाहरण के लिए जैसे शिक्षण के दौरान विद्यार्थियों को किसी शब्द या विषय वस्तु को परिभाषित करने के लिए कहा जाए, कोई सूत्र याद करने के लिए कहा जाए, ये सब जो है वो रचनात्मक आकलन के अंतर्गत आता है। जैसे अध्यापक कुछ पढ़ा रहा है, पढ़ाने के दौरान ही वह जिस विषय वस्तु पर विद्यार्थियों का ज्ञान बोधन कर चुका है, उसके संदर्भ में वो कुछ प्रश्न पूछे और उनसे मान लीजिए कि किसी भी प्रकरण पर उसने पढ़ाया, मान लीजिए हमने लर्निंग के बारे में पढ़ा कि सीखना क्या है, सीखने पर के संदर्भ में लेक्चर देने के बाद अध्यापक यह जांच करे कि विद्यार्थी क्या अब सीखने को परिभाषित कर सकते हैं। अगर विद्यार्थी परिभाषित कर सकते हैं तो इसका मतलब कि अधिगम प्रक्रिया की दिशा ठीक है, अधिगम प्रक्रिया में जिस विधि का प्रयोग किया जा रहा है वो उचित है। इसके विपरीत यदि जो फीडबैक है वो पॉजिटिव नहीं आता है तो अध्यापक पुनः उस विषय वस्तु का प्रयोग विभिन्न अन्य विधि का प्रयोग करते हुए उस विषय वस्तु को पढ़ाएगा। तो ये रचनात्मक मूल्यांकन हुआ। इसके बाद अगला जो आकलन है वो है योगात्मक आकलन। योगात्मक आकलन के बारे में अगर हम बात करें तो शिक्षण प्रक्रिया के अंत में किए जाने वाले आकलन को ही योगात्मक आकलन कहा जाता है। योगात्मक आकलन का जो मुख्य लक्ष्य है वो शिक्षण के अंत में किसी मानक के साथ तुलना करके विद्यार्थी के अधिगम का इसमें आकलन किया जाता है। इस आकलन के द्वारा विद्यार्थियों को किसी प्रकार के अंक हैं जैसे ग्रेड है ये दिए जाते हैं। इसके आधार पर यानी कि किसी मानक के साथ तुलना की जाती है कि ये ए ग्रेड है, ए प्लस ग्रेड है, कौन सा ग्रेड है। जैसे हम बात करें उदाहरण के लिए जैसे सेमेस्टर के अंत में जो मूल्यांकन हेतु परीक्षा आयोजित की जाती है वो इसी योगात्मक आकलन का हिस्सा है। तो ये हुआ योगात्मक आकलन। अगला है नैदानिक आकलन। नैदानिक आकलन क्या है कि शिक्षण प्रक्रिया से पहले यानी विद्यार्थी के वर्तमान स्तर को उसको जानने के लिए जो आकलन किया जाता है वो नैदानिक आकलन कहलाता है। जैसे कि किसी भी विषय वस्तु के अध्ययन से पूर्व उसका ज्ञान क्या है, उसकी कौशल क्या है, उसकी क्षमता क्या है और इसके साथ साथ उसकी कमियां क्या है, ये जानने के लिए जो आकलन किया जाता है वो नैदानिक आकलन कहलाता है। यदि शिक्षक अपने छात्रों की क्षमता और कमजोरियों को जानते हैं तो वह अब उनके अनुसार यानी उनकी क्षमताओं के अनुसार उनकी कमजोरियों को जान करके वो बेहतर रणनीतियां बनाते हैं। उस रणनीति के अनुरूप वो पाठ्य योजना को प्रस्तुत करते हैं। यानी एक नया पाठ शुरू करने से पहले विद्यार्थियों के पूर्व ज्ञान का परीक्षण करना नैदानिक आकलन कहा जा सकता है। इसके माध्यम से हम यह जानते हैं कि विद्यार्थी जो विषय वस्तु पढ़ने जा रहे हैं उसके संदर्भ में उनकी यथास्थिति क्या है। जैसे बहुत बार ऐसा होता है कि विद्यार्थियों को जो नया ज्ञान अर्जित करना है उससे पूर्व ज्ञान जो अपेक्षित होता है वो जानते ही नहीं है, क्योंकि ज्ञान में समग्रता होती है विषय वस्तु के ज्ञान में। यदि हम क्रमबद्धता भी होती है, यदि हम पिछले क्रम को नहीं जानेंगे तो हम अगले क्रम में उन शब्दों के प्रयोग का अर्थ ही नहीं समझ पाएंगे जिन अर्थ को हम पिछले पाठ में समझ चुके हैं या उतना हमको समझ होनी चाहिए। इसलिए जो नैदानिक आकलन है ये बहुत ही महत्वपूर्ण आकलन का स्वरूप है। इसके अलावा प्रतिभा प्रदर्शन का आकलन, प्रतिभा या प्रदर्शन का आकलन विद्यार्थियों के विशिष्ट कौशल और जो उनकी क्षमताएं होती हैं उनके आकलन करने के लिए जो ये आकलन किया जाता है वो प्रतिभा या प्रदर्शन आकलन कहा जा सकता है। जैसे कुछ विशिष्ट प्रतिभाएं हैं, जैसे हम सांस्कृतिक कार्यक्रमों के अंतर्गत देखते हैं कि डांसिंग है, गायन है, अभिनय है, इवन आप कह सकते हैं कि जैसे विद्यार्थियों के कविता संबंधी ज्ञान के लिए उनके इस कौशल के बढ़ाने के लिए कुछ विद्यार्थी ऐसे होते हैं जिनमें एक बेहतर कवि के रूप में विकसित होने के गुण होते हैं। तो इस प्रकार के आकलन के माध्यम से हम सभी ये जानते हैं। तो इसके बाद हम देखें कि अधिगम के आकलन के लिए आईसीटी का क्या जो है प्रयोग है। हम जानते हैं कि आईसीटी ने प्रत्येक
पक्ष को शिक्षण अधिगम प्रक्रिया के प्रभावित किया है। तो आकलन एक महत्वपूर्ण पक्ष है, इसमें भी आईसीटी ने अपना महत्वपूर्ण योगदान दिया है। हम ये देखें कि आईसीटी का आकलन में हम प्रयोग क्यों करें, इसके क्या लाभ हैं। तो अगर हम कुछ लाभों की चर्चा करें तो आईसीटी के प्रयोग से आकलन में विविधता आती है और प्रामाणिकता भी आती है। जब हम आईसीटी का प्रयोग करेंगे तो हम विविधतावादी या विविधतापूर्ण प्रक्रियाओं का प्रयोग करते हैं और ये प्रक्रियाएं प्रामाणिक भी होती हैं। इसके अलावा हम देखते हैं कि जिस जिस चरण में हम आईसीटी का प्रयोग करते हैं, वो आईसीटी का प्रयोग विद्यार्थियों की संलग्नता, यानी वो कितना संलग्न है पूर्ण लगन के साथ, पूर्ण निष्ठा के साथ, पूर्ण रुचि के साथ। तो आईसीटी जो है वो उनकी रुचि को भी बढ़ाता है, जिससे जिसका प्रभाव हम देखते हैं कि विद्यार्थी की संलग्नता इससे बढ़ती है। और हम परंपरागत रूप से देखें तो बिना आईसीटी के जब हम आकलन करते हैं तो प्रत्यक्ष विद्यार्थी और शिक्षक होंगे तभी आकलन संभव है। जबकि ये आईसीटी का जब हम प्रयोग करते हैं तो इसका फायदा ये है कि आकलन कहीं भी और कभी भी संभव हो सकता है। और आईसीटी के द्वारा हम जो संज्ञानात्मक कौशल हैं और जो गैर संज्ञानात्मक कौशल हैं, इन दोनों प्रकार के कौशलों का आकलन हम कर सकते हैं। इसके अतिरिक्त हम देखते हैं कि आईसीटी द्वारा जो प्रदत्त कार्य है उसको सबमिट करने, उसका संशोधन करने और उसका जो संग्रहण करने की प्रक्रिया है वह बहुत ही सहज हो जाती है। और हम देखते हैं कि इससे परिणामों में भी सटीकता और निरंतरता आती है। और जो एक महत्वपूर्ण बात है कि इससे तत्काल फीडबैक मिल जाता है, क्योंकि यदि अध्यापक द्वारा किसी भी विषय वस्तु के संदर्भ में कुछ पढ़ाया जा रहा है और पढ़ाने के बाद फीडबैक ना मिल करके कई दिनों बाद उसको फीडबैक प्राप्त होता है कि यह जो अधिगम हम लोगों ने किया था यह तो निष्प्रभावी रहा, तो ऐसे में पुनः शिक्षण का संयोजन किया जाना जटिल होता है। आईसीटी का जब हम प्रयोग करते हैं तो तुरंत हमको फीडबैक मिलता है और तुरंत फीडबैक मिलने के बाद हम उसी के अनुरूप शिक्षण कार्य कर सकते हैं, जो कि पूरी अधिगम प्रक्रिया को प्रभावी बनाता है। तो हम देखते हैं कि आईसीटी का आकलन में प्रयोग क्यों आवश्यक है। इसके बाद हम देखें कि ऑनलाइन आकलन के लिए आईसीटी के कौन-कौन से उपकरण हैं। तो ऑनलाइन आकलन एक ऐसी प्रक्रिया है जिसका उपयोग एक निर्धारित उद्देश्य के लिए सूचना के कुछ पहलुओं को मापने के लिए किया जाता है। आकलन इस रूप में एक नेटवर्क से जुड़े कंप्यूटर के माध्यम से किया जाता है। इंटरनेट कनेक्शन वाले डिजिटल उपकरणों का उपयोग करके ऑनलाइन मूल्यांकन किया जा सकता है। जैसे हम देखते हैं मोबाइल है, टैबलेट है, इन सबका प्रयोग इसके रूप में ऑनलाइन मूल्यांकन के लिए किया जा सकता है। अतः हम देखते हैं कि जब किसी व्यक्ति के ज्ञान, कौशल और क्षमताओं के आकलन के लिए इंटरनेट सुविधाओं वाले किसी भी डिजिटल उपकरण का प्रयोग किया जाता है तो उसको हम ऑनलाइन आकलन कहते हैं। ऑनलाइन आकलन को अन्य नामों से भी जानते हैं, जैसे इलेक्ट्रॉनिक आकलन, ई आकलन, डिजिटल आकलन, इलेक्ट्रॉनिक परीक्षा या ऑनलाइन इलेक्ट्रॉनिक डिजिटल परीक्षा, ये सब भी इसको कहा जाता है। और ऑनलाइन और ई आकलन की शर्तें कभी-कभी एक दूसरे के लिए उपयोग की जाती हैं और दोनों के बीच कई समानताएं और अंतर भी मौजूद हैं। जैसे ऑनलाइन आकलन इंटरनेट की सहायता से किया जा सकता है, जबकि ई आकलन जो है वो किसी भी डिजिटल डिवाइस के माध्यम से किया जा सकता है। उसके लिए इंटरनेट कनेक्शन की आवश्यकता नहीं होती है। जैसे उदाहरण के लिए मूडल जैसे एलएमएस प्लेटफॉर्म के लिए इंटरनेट कनेक्शन की आवश्यकता होती है। मूडल का जब हम उपयोग करेंगे तो हमको इंटरनेट की आवश्यकता होगी और आकलन इंटरनेट की सहायता से ही किया जा सकता है। जबकि मूक प्लेटफॉर्म एवं स्वयं प्लेटफॉर्म के माध्यम से जो प्रस्तुत पाठ्यक्रम है उनके संदर्भ में जब ऑनलाइन परीक्षा को प्रस्तुत करने किया जाता है तो वो भी एक तरह से आकलन का यही स्वरूप है। तो स्वयं में पाठ्यक्रमों का अनुसरण करते समय विद्यार्थी को परीक्षा, जैसे उनकी बहुविकल्पीय परीक्षा होती है, संक्षिप्त उत्तर वाले प्रश्न होते हैं, उनके जब बात होती है तो इन प्रश्नों का उत्तर देने के लिए इंटरनेट कनेक्शन की आवश्यकता होती है। तो ये सारे जो आकलन है वो इंटरनेट कनेक्शन के लिए आवश्यक हैं।
इसके साथ-साथ बहुत सारे ऐसे उपकरण भी उपलब्ध हैं, जिनके लिए इंटरनेट की कनेक्शन की आवश्यकता नहीं है और ये ऑफ़लाइन भी पूरी तरह से उपलब्ध हो जाते हैं और ऑफ़लाइन आकलन भी इसके आधार पर संभव होता है। अब हम देखते हैं कि विद्यार्थियों की प्रगति और प्रदर्शन का आकलन करने के लिए कई आईसीटी उपकरण अवेलेबल हैं। अगर इन उपकरणों की हम बात करें तो कुछ स्वरूप में हम इसको समझ सकते हैं। जैसे पहला है कंप्यूटर असिस्टेड असेसमेंट, यानी कंप्यूटर की सहायता से आकलन। तो हम देखते हैं कि कंप्यूटर की मदद से किए गए जो आकलन है, उसको हम कंप्यूटर की सहायता से आकलन कह सकते हैं। कम हम देख रहे हैं कंप्यूटर का उपयोग शिक्षा में सभी प्रकार के आकलन के लिए किया जा सकता है, क्योंकि कई एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर कंप्यूटर का उपयोग करके ही संचालित होते हैं। कंप्यूटर का उपयोग करके आकलन जो है वो ऑफलाइन और ऑनलाइन दोनों तरीकों से किया जा सकता है। जैसे उदाहरण के लिए कि मूडल जैसे एलएमएस का उपयोग आकलन के लिए किया जाता है, तो उसे इंटरनेट की आवश्यकता होती है। जबकि हम देखते हैं कि प्रेजेंटेशन सॉफ्टवेयर या वर्ड प्रोसेसर पर तैयार किए गए आकलन जो हैं, वो ऑफलाइन और ऑनलाइन दोनों तरह से हो सकते हैं। तो कंप्यूटर की सहायता से जो आकलन किया जाता है, उसको हम कंप्यूटर सहायक आकलन कह सकते हैं। इसके बाद अगला है कंप्यूटर एडाप्टिव टेस्टिंग, जिसको हम कंप्यूटर अनुकूलक परीक्षण कहते हैं। हम देखें कि आकलन के क्षेत्र में हाल के दिनों में बहुत प्रगति हुई है। तो ऐसे में एक इसका पक्ष है कंप्यूटर अनुकूलक परीक्षण। ये जो परीक्षण है, इसका डिजाइन और जो उपयोग है वो शिक्षण प्रक्रिया में बहुत अधिक दक्ष है। जो पूरी परीक्षण की प्रक्रिया है उसमें काफी दक्ष है। कंप्यूटर अनुकूलक जो परीक्षण है वो एक सॉफ्टवेयर की मदद से तैयार किया जाता है। इसमें विद्यार्थी की प्रतिक्रियाओं के आधार पर सॉफ्टवेयर अपने आप को प्रश्नों की कठिनाई के स्तर को व्यवस्थित करता है। जैसे कोई विद्यार्थी प्रश्नों का सही-सही उत्तर देते हैं, तो कंप्यूटर जो है उन प्रश्नों के स्तर को बढ़ाता जाता है। यानी यदि कोई विद्यार्थी निरंतर सही जवाब दे रहा है, तो आगे आने वाले जो प्रश्न हैं, उनके कठिनाई का स्तर ऊंचा रहेगा, यानी वो और कठिन होते जाएंगे। और ऐसे विद्यार्थी जो स्लो लर्नर हैं, जो ऐसे हैं कि कई प्रश्नों का लगातार गलत उत्तर दे रहे हैं, तो कंप्यूटर स्वतः जो है वो सरल प्रश्नों को प्रदान करता है। यानी इस जो कंप्यूटर अनुकूलक परीक्षण है, इसमें विद्यार्थी अपनी गति और क्षमताओं के मुताबिक सीख सकते हैं। इसलिए कंप्यूटर अनुकूलक जो परीक्षण है, इसमें परीक्षण इस तरह से तैयार किए जाते हैं कि सॉफ्टवेयर स्वयं जो होता है वो विद्यार्थियों के उत्तर देने की शैली और प्रतिक्रियाओं के आधार पर प्रश्न प्रदान करने के लिए अनुकूलित हो जाता है। एडॉप्टिव इसलिए हम कहते हैं। तो विद्यार्थियों की क्षमताओं के आधार पर ये आकलन संपन्न होता है। इसके बाद अगला हम देखें मोबाइल बेस्ड असेसमेंट, जिसको हम कहते हैं कि मोबाइल आधारित आकलन। तो मोबाइल डिवाइस की सहायता से किए गए आकलन को हम मोबाइल आधारित आकलन कह सकते हैं। ऐसे कई तरीके हैं जिनके द्वारा आकलन के लिए मोबाइल डिवाइस का प्रयोग किया जाता है। आप मोबाइल अनुकूलित आकलन वेबसाइटों तक सीधे मोबाइल डिवाइस के माध्यम से पहुंच सकते हैं और परीक्षण विकसित करने के लिए इनका उपयोग कर सकते हैं। परीक्षण को विकसित करने के लिए भी इसका प्रयोग किया जा सकता है। किंतु इसका जो सबसे मोबाइल आधारित आकलन का जो सबसे आसान तरीका है, वो मोबाइल ऐप्स का उपयोग करते हैं। मोबाइल में हमारे जो एंड्रॉयड फ़ोन हो, अन्य हो, उनमें विभिन्न ऐप्स को इंस्टॉल करके हम इनके आधार पर मोबाइल आधारित जो आकलन है, उसको हम कर सकते हैं। मोबाइल ऐप स्मार्टफ़ोन, टैबलेट इस पर डिज़ाइन किया गया एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है। जैसे कई ऐप्स हैं, उदाहरण के लिए जैसे सोक्रेटिव है, प्लिकर्स है, कछूट है। इनका जो उपयोग है, वो आकलन परीक्षण विकसित करने के लिए किया जा सकता है और कई जो है मोबाइल में हम इन अनुकूलित जो ऐप्स हैं, इनको इंस्टॉल करके आकलन की प्रक्रिया में हम इसका प्रयोग कर सकते हैं। इसके अलावा अगला हम देखें तो एलएमएस आधारित आकलन, यानी के माध्यम से हम देखें तो प्लेटफॉर्म के माध्यम से इस जो एलएमएस प्लेटफॉर्म है, इसके माध्यम से भी आकलन करना एक सतत गतिविधि है। एलएमएस में हम विद्यार्थियों की प्रगति का परीक्षण करने के लिए जो अंतर्निहित सुविधाएं और व्यवस्थाएं हैं,
पहले से ही, उनका हम प्रयोग कर सकते हैं। इसलिए एलएमएस प्लेटफॉर्म पर किए गए किसी भी आकलन को हम एलएमएस बेस्ड असेसमेंट कह सकते हैं। एलएमएस में विभिन्न प्रकार के प्रश्नों को विकसित किया जा सकता है। उदाहरण के लिए जैसे मूडल में प्रश्नों जैसे गणना आधारित, वर्णनात्मक, निबंधात्मक, मिलान करने वाले जैसे जोड़े मिलाने वाले प्रश्न होते हैं, और अंतर्निहित उत्तर जो बंद परीक्षण या अंतराल पूर्त परीक्षण होते हैं। इसके अलावा जो ऑब्जेक्टिव टेस्ट होते हैं, बहुविकल्पी टेस्ट होते हैं, लघु उत्तरीय होते हैं, संख्यात्मक होते हैं, इवन सत्य असत्य टाइप के भी जो प्रश्न हैं उनको हम बहुचयन आदि को तैयार किया जा सकता है। तो ये एलएमएस बेस्ड असेसमेंट हो गया। इसके अलावा कॉन्सेप्ट मैप, जिसको हम अवधारणा मानचित्र कहते हैं। तो अवधारणा मानचित्र एक प्रकार का दृश्य आरेख है जो अवधारणाओं के बीच संबंध का प्रतिनिधित्व करता है। विभिन्न अवधारणाओं के बारे में विद्यार्थियों की समझ का परीक्षण करने के लिए अवधारणा मानचित्रों का उपयोग आकलन उपकरण के रूप में किया जा सकता है। विद्यार्थियों से शिक्षण सत्र के आरंभ में या उसके दौरान या शिक्षण के बाद अवधारणा मानचित्र विकसित करने के लिए, कॉन्सेप्ट मैप डेवलप करने के लिए कहा जा सकता है। जब विद्यार्थी एक अवधारणा मानचित्र का निर्माण करते हैं तो यह स्पष्ट हो जाता है कि क्या विद्यार्थियों ने अध्ययन के विषय के आसपास एक वैचारिक ढांचे की जो उनकी समझ है वो विकसित हुई है कि नहीं। सामान्यतः जो अवधारणा मानचित्र यानी कॉन्सेप्ट मैप है वो कागज पर तैयार किए जाते हैं, लेकिन आजकल इसको तैयार करने के लिए बहुत सारे आईसीटी उपकरण भी उपलब्ध हैं, और इन आईसीटी उपकरणों की सहायता से जो तैयार किए गए अवधारणा मानचित्र हैं उनको हम डिजिटल कॉन्सेप्ट मैप भी कह सकते हैं। जैसे वीयूई है, फ्री माइंड है, और जैसे ये ऑफलाइन ऐप हैं, और इसके अलावा कई ऑनलाइन ऐप भी हैं जो जिनका उपयोग करके हम ये डिजिटल जो कॉन्सेप्ट मैप हैं ये बना सकते हैं। तो ये कॉन्सेप्ट मैप भी एक आईसीटी के प्रयोग से बेहतर रूप में प्रयोग किया जा सकता है। इसके अतिरिक्त जो बहुत लोकप्रिय है वो है सर्वेक्षण यानी सर्वे। सर्वेक्षण क्या है? सर्वेक्षण व्यक्तियों से जानकारी एकत्र करने की एक विधि है। सर्वेक्षण व्यक्ति के विचारों, राय और भावनाओं को जानने के लिए किया जाता है। विभिन्न प्रकार के सर्वेक्षण हैं जिनमें प्रश्नावली के माध्यम से लोगों से जानकारी मांगी जाती है। वह जानकारी उनका एटीट्यूड भी हो सकता है, किसी भी विषय वस्तु के बारे में उनकी जानकारी हो सकती है, उसके स्वयं से रिलेटेड कुछ प्रश्न होते हैं कि किसी चीज के संदर्भ में हम क्या विचार रखते हैं। ये जो है तो बड़ा ही लोकप्रिय माध्यम है कि प्रश्नावली के माध्यम से हम लोगों से जानकारी लें। तो हम आजकल देखते हैं कि आईसीटी का उपयोग सर्वेक्षण बनाने और जो डेटा कलेक्शन है इसके लिए बहुतायत मात्रा में किया जा रहा है। इसके अनेक ऐप हैं जिनके माध्यम से हम इसको आंकड़ों का संकलन करते हैं। जैसे सबसे ज्यादा जो यूज किया जाने वाला है वो गूगल फॉर्म है। इसके अलावा और भी हैं, एडपोल है, एपिक पोल है, माइक्रोसॉफ्ट फॉर्म है, ऑर्बियन फॉर्म है, पोल होस्ट है। इसके अलावा सर्वे मंकी है, टाइप फॉर्म है। अनेक ऐसे ऑनलाइन विकल्प उपलब्ध हैं जिनका उपयोग हम सर्वेक्षण के लिए कर सकते हैं और पूरी आकलन की प्रक्रिया को हम प्रभावी और त्वरित बनाने में मदद ले सकते हैं। इसके अलावा हम विकी क्या है? विकी एक वेबसाइट है जो उपयोगकर्ता को किसी भी वेब ब्राउजर का उपयोग करके वेब पेज सामग्री को सहयोगात्मक रूप से बनाने, उसका संपादन करने और अपडेट करने में सक्षम बनाती है। विकिपीडिया के बारे में हम सभी जानते हैं, तो ये जो विकिपीडिया है ये विकी का सबसे लोकप्रिय उदाहरण है। कुछ अन्य भी विकी हैं जैसे विकी एजुकेटर है, विकी स्पेशीज है, विकी ट्री है, विकी सोर्स है। ये जो है विकी के भी ही एक तरह से कह सकते हैं कि पार्ट है। तो आकलन के लिए विकी का उपयोग कैसे किया जा सकता है? छात्रों से हम विकी पर जाने के लिए कह सकते हैं। उदाहरण के लिए हम उनसे कहें कि आप विकिपीडिया पर जाइए और विकी पर जो सामग्री उपलब्ध है उसमें अपना कुछ जोड़ें या और उसको अपडेट करें।
विकी में हम विद्यार्थियों के योगदान का आकलन कर सकते हैं और उस आकलन के आधार पर हम उनको ग्रेड प्रदान कर सकते हैं। जैसे हम देखें कि विद्यार्थियों ने विकी पर जो सामग्री जोड़ी है, जो ज्ञान जोड़ा है, जो तथ्य वहां पर ऐड किए हैं, अपडेट किया है, वो कितना प्रभावी है, ये एक शिक्षक जाकर के देख सकता है और इसके आधार पर विद्यार्थियों का आकलन जो है वो किया जा सकता है। इसके अलावा अगला है ब्लॉग। ब्लॉग क्या है? ब्लॉग एक वेबसाइट या कह सकते हैं कि डायरी है, जो एक व्यक्ति द्वारा बनाया जाता है, जो अक्सर वो अपनी जानकारी, चिंतन, अनुभव, अवलोकन, हाइपरलिंक वीडियो और वहां पर तस्वीरें आदि भी लोग पोस्ट करते हैं, जो कि एक हमको रिवर्स कालानुक्रमिक क्रम में दिखाई देता है, जिससे नवीनतम पोस्ट वेबसाइट पर सबसे पहले दिखाई देती है। आकलन के लिए अब हम सोचे कि वे इसका ब्लॉग का कैसे प्रयोग करते हैं, तो हम विद्यार्थियों की जो ब्लॉग की गतिविधियां हैं उनका आकलन कर सकते हैं और उनके आकलन के आधार पर, जैसे हम देखें कि विद्यार्थी अपने ब्लॉग पर जो कुछ भी लिख रहे हैं, जो कुछ भी सामग्री उपलब्ध करा रहे हैं, जो भी सामग्री का सृजन वो कर रहे हैं, वो कितनी अनुकूल है और वो कितनी प्रभावी है, क्या वह दूसरों के लिए भी लाभकारी हो सकती है। इन सब कुछ पैरामीटर पे हम जो उनको ग्रेड देते हैं, ये भी आकलन में प्रयोग किया जा सकता है। इसके अलावा हम देखें तो बहुत सारे डिस्कशन फोरम है, ऑनलाइन फोरम है, जिनको हम चर्चा मंच या ऑनलाइन मंच कह सकते हैं। तो एक चर्चा मंच क्या है? ये एक वेब आधारित एप्लीकेशन है, जहां एक जैसे इंटरेस्ट वाले लोग किसी विषय पर चर्चा करने के लिए एकत्रित होते हैं। जहां पर ये बहुत ही उपयुक्त मंच है, जहां पर एक जैसी रुचि रखने वाले, किसी क्षेत्र विशेष में ज्ञान के प्रसार को और ज्ञान के सृजन को प्रोत्साहित करने वाले लोग एक साथ एकत्रित होते हैं और एक चर्चा मंच का आयोजन किया जाता है। और इसके उपयोग भी हम इसका आकलन के लिए कर सकते हैं। जैसे एक विषय केंद्रित चर्चा मंच बनाया जा सकता है, या एलएमएस में उपलब्ध चर्चा मंच का उपयोग किया जा सकता है। चर्चा मंच पर कोई विषय हम पोस्ट कर सकते हैं और पोस्ट करके हम विद्यार्थियों से प्रतिक्रियाएं आमंत्रित करें, और जो प्रतिक्रियाएं उस विषय वस्तु के संदर्भ में विद्यार्थी देखते हैं, उनके आधार पर हम उनका एक तरह से आकलन कर सकते हैं। इसके अलावा कई सारे एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर हैं। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर एक कंप्यूटर प्रोग्राम सॉफ्टवेयर है, जिनको उपयोगकर्ताओं के लिए डिजाइन किया गया है, जो उन्हें विशिष्ट कार्यों में सक्षम बनाता है। संक्षेप में एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर को ऐप कहा जाता है। ऐप जब हम कहते हैं, उसका मतलब होता है कि कोई एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, कई सारे ऐप्स हैं जो कि कुछ निःशुल्क उपलब्ध हैं और कुछ जो है उनका पेड वर्जन हमको दिखाई पड़ता है, उनको उपयोग करने के लिए हमको शुल्क देना पड़ता है। और इसके साथ साथ कई ऐप हैं, उनका डेस्कटॉप वर्जन भी होता है, उनका मोबाइल वर्जन भी होता है। तो व्यक्ति की आवश्यकता के आधार पर इन जो ऐप्स हैं उनका उपयोग किया जा सकता है। कुछ ऑनलाइन ई परीक्षा विकसित करने वाले ऐप्स भी हैं, जैसे क्लास मार्कर है, ऑनलाइन एग्जाम बिल्डर है, स्पीड एक्सम है, क्विज क्रिएटर है। ये सारे जो ऐप्स हैं वो उपलब्ध हैं। तो हम देखते हैं कि आकलन करने के लिए आईसीटी के बहुत सारे विकल्प हमारे मध्य उपस्थित हैं, जिनके आधार पर हम आकलन करके विद्यार्थियों की पूरी शिक्षण अधिगम प्रक्रिया को प्रभावी बना सकते हैं। अब इसके बाद हम बात करते हैं पोर्टफोलियो की। तो जैसे हम देखें कि एक कारक जो पारंपरिक कक्षा है, ट्रेडिशनल क्लासरूम है, उस कक्षा में शिक्षक विद्यार्थी के अधिगम के लिए कुछ दस्तावेजों का आकलन करता है। जैसे उनका होमवर्क है, उनको कोई प्रोजेक्ट दिया गया, उनका आर्ट वर्क है, उनकी लेबोरेटरी यानी प्रयोगशाला रिपोर्ट है। ये सारे जो विकल्प हैं ये अपनाए जाते हैं, और ये परंपरागत रूप से जो दस्तावेज हैं ये ज्यादातर गैर डिजिटल हैं। शिक्षक इनके माध्यम से दस्तावेजों को एकत्र करते हैं, मूल्यांकन करते हैं और कभी-कभी विद्यार्थियों को वापस कर देते हैं या कभी-कभी अपने पास रखते हैं। जैसे मान लीजिए कि विद्यार्थियों का मूल्यांकन करने के लिए अध्यापक ने कोई टेस्ट लिया, तो उसने कुछ प्रश्नों को उनके समक्ष रख दिया और कहा कि आप इनका उत्तर लिखिए, और
उत्तर लिखने के बाद वो संबंधित कॉपी को जमा करते हैं और जमा करने के बाद उसका मूल्यांकन करते हैं। मूल्यांकन करने के बाद विद्यार्थियों की प्रगति का आकलन करते हैं। तो ये एक कह सकते हैं कि अधिक समय साध्य है। अगर हम जो है पोर्टफोलियो के प्रकार की बात करें, तो मुख्य रूप से हम देखते हैं तो 3 प्रकार के पोर्टफोलियो हमको दिखाई पड़ते हैं। पहला है विकासात्मक पोर्टफोलियो। यह अधिगम की अवधि में विद्यार्थियों के विकास और प्रगति को दर्शाता है। यह विद्यार्थियों की जो प्रगति है अधिगम प्रक्रिया के दौरान वह कितनी हुई है, या जो चल रही है या जो हो चुकी है, इन सभी प्रकार की प्रगति को दर्शाने के लिए विकासात्मक पोर्टफोलियो का प्रयोग किया जाता है। दूसरा है असेसमेंट पोर्टफोलियो, जिसको आकलन पोर्टफोलियो कहते हैं। यह विद्यार्थियों के विभिन्न विषयों की दक्षताओं और कौशल को प्रदर्शित करता है। यह विद्यार्थियों की दक्षता और समय के साथ सीखे गए कौशल को भी प्रदर्शित करता है, और पाठ्यक्रम के मानक और परिणामों के आधार पर मूल्यांकन के लिए ये परिष्कृत यानी अपडेट भी होता रहता है। यह पाठ्यक्रम की समाप्ति पर विद्यार्थियों की प्रगति एवं प्रदर्शन का भी मूल्यांकन करता है। उदाहरण के लिए जैसे हम सत्रांत परीक्षा की उत्तर पुस्तिका है, प्रोजेक्ट वर्क है, लैब रिपोर्ट है। अब हम देखते हैं कि ये तो परंपरागत रूप से आधुनिक पद्धतियों में हम देखें तो इसको ई पोर्टफोलियो में भी हम सबमिट कर सकते हैं। अगला है शोकेस पोर्टफोलियो। शोकेस पोर्टफोलियो क्या है कि यह किसी विशिष्ट क्षेत्र में हुए अनुकरणीय कार्यों को प्रदर्शित करता है। उदाहरण के लिए यदि कोई विद्यार्थी साहित्य में जैसे निपुण है, अभी हमने चर्चा की, तो वह अपने साहित्यिक जो कार्य हैं, जैसे कोई कविता लेखन किया उसने, कोई कहानी लिखी, कोई कुछ अच्छी पंक्तियां शेर शायरी लिखी, तो वो इन जो शोकेस पोर्टफोलियो है वहां जमा करता है, और वहां पर सभी विद्यार्थियों के समक्ष उसका जो है प्रदर्शन किया जाता है। इससे अन्य विद्यार्थी प्रेरित भी होते हैं और उसकी जो है आकलन भी किया जाता है। अब इसके बाद हम देखें कि जो ई पोर्टफोलियो है, परंपरागत रूप से हम देखें तो जो गैर डिजिटल व्यवस्था है उसका प्रयोग किया जाता था, लेकिन जो ई पोर्टफोलियो है उसको बनाने के लिए कौन कौन से उपकरण हमारे पास उपस्थित हैं। तो ऐसे कई टूल हैं जिनको हम एप्स कहते हैं। वो कुछ है कि जो शुल्क के साथ हैं, और कुछ हैं जो पूरी तरह से मुफ्त यानी निःशुल्क उपलब्ध हैं, और उनका उपयोग करके हम ई पोर्टफोलियो को डेवलप कर सकते हैं। जिनमें अगर हम कुछ प्रकार की बात करें, जैसे महारा है, तो महारा एक विशेष ओपन सोर्स वेब एप्लीकेशन है जिसका उपयोग ई पोर्टफोलियो बनाने के लिए कहा जाता है, किया जा सकता है। महारा का प्रयोग करके विद्यार्थी जो है जर्नल भी बना सकते हैं, फाइलें अपलोड कर सकते हैं, जो सोशल मीडिया संसाधन हैं उनको अंतः स्थापित करते हैं, और जो ग्रुप में दूसरे साथी हैं उनका सहयोग भी कर सकते हैं। इसका जो वेब लिंक है वो mahara.org है। इसके अलावा एक लोकप्रिय जो मंच है वो है वेबली। ये वेबसाइट जो है वो पूरी तरह से निःशुल्क है। वेबली का जो है उपयोगकर्ता के अनुकूल ये विद्यार्थियों को अनुकूलित टेम्पलेट का उपयोग करके वेबसाइट बनाने और डिजिटल दस्तावेज जोड़ने की अनुमति देती है। ये हम देखते हैं कि वेबली पूरी तरह से निःशुल्क है। इसके अतिरिक्त और जैसे वर्डप्रेस है, तो वर्डप्रेस ये जो वेबसाइट है ये डिजिटल पोर्टफोलियो बनाने के लिए एक ऐप है। वेबसाइट को बनाने और विभिन्न प्रारूपों की फाइलें अपलोड करने संबंधी जो विशेषताएं हैं वो वर्डप्रेस में शामिल हैं। वर्डप्रेस का प्रयोग करके हम वेबसाइट डेवलप कर सकते हैं, वहां पर कंटेंट अवेलेबल करा सकते हैं, कंटेंट में हम जोड़ना कर सकते हैं, उसको संशोधित करना कर सकते हैं, और उसको हम लिंक के माध्यम से शेयर भी कर सकते हैं। इसके अलावा आईवेबा फोलियो है, आईवेब फोलियो, ये एक बहुत ही उन्नत ई पोर्टफोलियो प्रबंधन प्रणाली है। ये विद्यार्थियों को सामग्री जैसे टेक्स्ट है, दस्तावेज है, प्रेजेंटेशन है, ग्राफिक्स हैं, ऑडियो वीडियो फाइल्स हैं, इन सबको अरेंज करने और इनका कलेक्शन करने में मदद करती है। इसके अलावा जो लोकप्रिय हम सभी के मध्य विशेष रूप से वो गूगल साइट्स है, जो ये वेबसाइट बनाने और डिजिटल पोर्टफोलियो बनाने का एक मुफ्त प्लेटफॉर्म है।
इस पर विद्यार्थी जितने चाहें उतने वेब पेज बना सकते हैं, डिजिटल सामग्री और फाइल अपलोड कर सकते हैं, उनको शेयर भी कर सकते हैं और ये पूरी तरह से निःशुल्क प्लेटफॉर्म है। इसके अतिरिक्त मूफोलियो है। ये सीकोस्ट प्रोफेशनल डेवलपमेंट सेंटर द्वारा विकसित एक मूडल ब्लॉक है, जो विद्यार्थियों के लिए और शिक्षकों को दोनों के लिए पोर्टफोलियो बनाने के लिए है। मूफोलियो एक एड इन सेवा है जो मूडल और ओपन सोर्स एलएमएस प्लेटफॉर्म पर उपलब्ध है। इसके अलावा एवरनोट है। एवरनोट में पोर्टफोलियो बनाने के लिए मुफ्त और सशुल्क यानी पेड और जो फ्री वर्जन दोनों हैं। यहाँ विद्यार्थी अपने नोट्स, अपना ऑडियो, अपने पिक्चर्स, अपनी कलाकृतियां ये सब कुछ अपलोड कर सकते हैं। और एक और है जिसको हम कहते हैं किड ब्लॉक। किड ब्लॉक एक बहुत ही लोकप्रिय डिजिटल पोर्टफोलियो एप्लीकेशन है। किड ब्लॉक में शिक्षकों का विद्यार्थियों पोर्टफोलियो पर पूर्ण प्रशासनिक नियंत्रण होता है। इसमें यह अच्छी बात होती है कि शिक्षकों का पूरी तरह से नियंत्रण होता है और जो पेरेंट्स हैं वो भी पासवर्ड का उपयोग करके पोर्टफोलियो तक पहुंच सकते हैं। और विद्यार्थी किड ब्लॉग में जैसे पिक्चर्स है, स्लाइड शो वीडियो है, पॉडकास्ट है, गूगल डॉक्स आदि ये सब अपलोड कर सकते हैं। तो ये कुछ ऐसे उपकरण थे। इसके अलावा हम देखें क्विज, प्रश्नावली। प्रश्नावली तो हम परंपरागत रूप से जानते हैं कि एक महत्वपूर्ण खेल है, यानी मनोरंजन भी इसके माध्यम से होता है। इसके माध्यम से जो एक कहते हैं कि सृजनात्मक चिंतन का भी विकास होता है, जिसमें उत्तरदाता से कहा जाता है कि जो सही सही प्रश्न का उत्तर है वो आप दीजिए। इसमें कई तरह के होते हैं, जैसे बहुविकल्पी प्रश्न भी हो सकते हैं, यस नो टाइप के हो सकते हैं, संक्षिप्त उत्तर वाले हो सकते हैं। प्रश्नावली को विभिन्न तरीकों से जो है गठित किया जा सकता है। अधिकांश जो लर्निंग मैनेजमेंट सिस्टम है जैसे मूडल है, गूगल क्लासरूम है, इसमें जो क्विज डेवलप किया जाता है इसकी पहले से ही इनबिल्ट सुविधाएं उपलब्ध होती हैं। जो क्विज बनाने के लिए हम देखते हैं कि आजकल सबसे ज्यादा प्रयोग में किया जाता है गूगल फॉर्म के माध्यम से। हम क्विज विद्यार्थियों को त्वरित रूप से उपलब्ध करा सकते हैं जिसमें उनका फीडबैक भी हो जाए, ये हम देखते हैं। इसके अलावा हम देखते हैं कि ये तो हो गई कि आकलन में हम किस तरह से आईसीटी का प्रयोग करके व्यवस्थाओं को प्रभावी और त्वरित बना सकते हैं। इसके अलावा संपूर्ण जो शैक्षिक प्रक्रिया है उसका एक महत्वपूर्ण पक्ष है प्रबंधन। तो हम देखते हैं कि जहां एक और आईसीटी ने शिक्षा के प्रत्येक पक्ष को प्रभावित किया है, वहीं पर जो प्रबंधन और प्रशासन के मुद्दे हैं वहां भी आईसीटी एक बेहतर रूप में प्रयोग हो रही है। और जो है आईसीटी के प्रयोग के द्वारा इन प्रबंधन और प्रशासन की प्रक्रियाओं को प्रभावी बनाया जा रहा है। तो सबसे पहले हम प्रबंधन के बारे में पढ़ें कि प्रबंधन यानी विशेषकर शैक्षणिक प्रबंधन। जब हम शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में आईसीटी के प्रयोग की बात कर रहे हैं तो हम अपनी बात को शैक्षणिक प्रबंधन तक सीमित रखेंगे। सबसे पहले हम समझें कि प्रबंधन है क्या, प्रबंधन की अवधारणा क्या है, प्रबंधन से क्या अभिप्राय है। तो प्रबंधन संसाधनों, व्यक्तियों तथा उनके कार्यों का एक सामान्य लक्ष्य या उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए अरेंजमेंट करने की, एक मैनेजमेंट करने की क्रिया है। प्रबंधन हम देखते हैं कि एक गतिशील प्रक्रिया है जिसमें बहुत सारे तत्व और कार्य शामिल हैं। प्रबंधन में कुछ जो आधारभूत प्रकार्य हैं वो है नियोजन, सुनियोजन, समन्वयन, आदेश देना तथा संयमित करना। इसे विभिन्न क्षेत्रों तथा समूहों, विषय के जो समूह हैं उन सभी जगह लागू किया जा सकता है। विनियोजन भविष्य के लिए गतिविधियां निर्धारित करना और कार्य योजना बनाना। आयोजन ये सुनिश्चित करना है कि मानवीय तथा गैर मानवीय जो संसाधन उपलब्ध हैं उनका एक समयबद्ध रूप से एक अरेंजमेंट किया जा सके, जिससे जो भी लक्ष्य हैं उस संस्थान के उनको प्राप्त किया जा सके। इसके बाद आदेश देना, कार्य की मात्रा तथा प्रकार का निर्धारण तथा व्यक्तियों से इसे करवाना है। जैसे इस तरह हम देखते हैं कि जो प्रबंधन की पूरी योजना है
इसके कुछ चरण हैं और इन सभी चरणों में हम देखते हैं कि आईसीटी का प्रयोग हमको दिखाई पड़ता है। प्रबंधन के अतिरिक्त एक अन्य शब्द हम सुनते हैं, प्रशासन। अब बात करें कि प्रबंधन और प्रशासन में अंतर क्या है, तो प्रशासन एक निर्णायक प्रकार्य है और प्रबंधन एक कार्यकारिणी प्रकार्य है। प्रशासन जो होता है वो विचार पर केंद्रित होता है, जबकि प्रबंधन वो कार्यकारिणी यानी वो करने पर, एक्शन पर उसका फोकस होता है। जो प्रशासन है वो प्रबंधन का ही एक भाग है, यानी हम कह सकते हैं कि प्रबंधन एक व्यापक शब्दावली है और प्रशासन इसी में शामिल है, इंक्लूड है। प्रशासन एक उच्च स्तरीय गतिविधि है, जबकि प्रबंधन एक मध्य स्तरीय गतिविधि है। तो शैक्षणिक प्रबंधन के अर्थ पर हम चर्चा करते हैं थोड़ी सी। शैक्षणिक जो प्रबंधन है वो अध्ययन तथा अभ्यास का विषय है, जो शैक्षणिक संगठनों की संक्रियाओं से संबंधित है। शैक्षणिक संस्थान क्या है? शैक्षणिक संस्थान वह संस्थान है जिन्हें विद्यार्थियों को ज्ञान, कौशल, मूल्य, प्रवृत्तियों इत्यादि को विकसित करने के लिए अधिगम अद्भुत अनुभव को प्रदान करने के लिए अभिहित है, जिनका अंतिम लक्ष्य क्या है कि जो विद्यार्थी हैं वो समाज के लिए उपयोगी सदस्य बने। जो भी उनको कार्यप्रणाली कराई जाती है, जो भी गतिविधियां संस्थान में वो करते हैं, उनका अल्टीमेट गोल होता है कि समाज के उपयोगी सदस्य वो विद्यार्थी बने। इसलिए जो शैक्षणिक संस्थान है वहां पर प्रबंधन की बहुत महत्वपूर्ण भूमिका होती है और उसके लिए कुछ प्रबंधकीय कौशलों की आवश्यकता होती है। जैसे कौन कौन से कौशल, प्रमुख कौशल हैं चार। पहला है तकनीकी कौशल। ये कौशल एक व्यक्ति की विशिष्ट गतिविधि को पूरा करने की क्षमता से संबंधित है। पद्धतियों, कार्यविधियों तथा प्रक्रियाओं का ज्ञान जो है वो प्रबंधकीय पर्यवेक्षण के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। तो तकनीकी कौशल ये एक पहला कौशल है जो आवश्यक है। दूसरा है मानवीय कौशल। मानवीय कौशल क्या है? ये कौशल एक व्यक्ति के द्वारा नेतृत्व प्रेरित करने तथा जो निर्दिष्ट कार्य हैं उनकी पूर्णता के लिए एक सहायक वातावरण का निर्माण हो, व्यक्ति के साथ अच्छे से कार्य हो, इससे संबंधित है। अगला है वैचारिक कौशल। वैचारिक कौशल ये कौशल एक व्यक्ति की संस्थागत उद्देश्यों, गतिविधियों के पूर्ण कार्यक्षेत्र की समझ तथा समन्वय के लिए अमूर्त परिस्थितियों की संकल्पना करने से संबंधित है। इसको हम वैचारिक कौशल कहते हैं। इसके अलावा जो एक प्रमुख कौशल है वो है प्रशासनिक कौशल। ये कौशल जैसे योजना बनाना, आयोजन करना, प्रेरित करना, निर्देश देना और कोऑर्डिनेशन, ये सब कुछ प्रशासनिक कौशल में सम्मिलित संबंधित है। इसलिए एक जो शैक्षणिक संस्थान के प्रबंधक हैं उनको शैक्षणिक संस्थान की नीतियों तथा लक्ष्यों के प्रभावशाली क्रियान्वयन अगर करना है तो उनको इन सभी कौशलों के से युक्त होना आवश्यक होता है। अब हम देखें कि शैक्षणिक प्रबंधन में आईसीटी की क्या महत्ता है। तो हम देखते हैं कि आईसीटी ने शिक्षा के प्रत्येक क्षेत्र को प्रभावित किया है। परंपरागत रूप से हम प्रबंधन देखते हैं तो हमको दिखाई पड़ता है कि जो संस्थान है वहां की प्रक्रियाएं बहुत ही समय साध्य हैं, बहुत ही श्रम साध्य हैं। वो चाहे प्रवेश प्रक्रिया हो, शिक्षण अधिगम प्रक्रिया हो, परीक्षा प्रक्रिया हो, मूल्यांकन प्रक्रिया हो, इसके बाद परिणामों के प्रदर्शन की प्रक्रिया, ये एक श्रम साध्य और समय साध्य प्रक्रिया है। हम शैक्षणिक प्रबंधन के क्षेत्र में आईसीटी का प्रयोग करके इसको हम बेहतर बना सकते हैं। तो शैक्षणिक प्रबंधन के लिए आईसीटी पर हम चर्चा करते हैं। तो आईसीटी का प्रयोग शैक्षणिक संस्थानों के विनियोजन तथा प्रबंधन, संसाधनों को साझा करना, डेटा का कलेक्शन करना, विद्यार्थियों का डेटा, विद्यार्थियों के अतिरिक्त वित्तीय संसाधन है, भौतिक संसाधन है, इन सब के लिए किया जाता है। तो अब हम कुछ ऐसे आईसीटी के प्रयोगों को चर्चा करें, ऐसे उपकरणों पर चर्चा करें जो शैक्षणिक प्रबंधन के लिए विशेष रूप से सहायक हैं। तो शैक्षणिक संस्थानों के प्रबंधन का अर्थ है कि शैक्षणिक संस्थान से संबंधित जितनी भी गतिविधियां हैं उनको हम पूरा करने के लिए, चाहे जैसे पूछताछ
इंक्वायरी मैनेजमेंट है, इनरोलमेंट और एडमिशन है, विषय तथा पाठ्यक्रम चयन एक महत्वपूर्ण मुद्दा है, कक्षा तथा अध्यापक का आवंटन की कौन सी कक्षा में कौन पढ़ाएगा, उपस्थिति जो रिकॉर्ड होता है उसको कैसे हम रिकॉर्ड कीपिंग का काम करें, विद्यार्थियों के जो अभिभावक हैं और जो शिक्षा प्रक्रिया में अन्य हितधारक हैं उनके साथ संवाद करें। इन सब में हम देखें कि आईसीटी का प्रयोग किया जा रहा है। सबसे अधिक कुछ सॉफ्टवेयर हैं जो विद्यालयों की जो उच्च स्तर की गतिविधियां हैं उनके प्रबंधन के लिए प्रयोग किए जाते हैं। वो कौन से हैं? जैसे फेकारा है। फेकारा एक मुक्त ऑनलाइन विद्यालय प्रबंधन सॉफ्टवेयर है जो किसी शैक्षणिक संस्थान के बारे में विभिन्न डेटा को कलेक्ट करता है, रिकॉर्ड करता है। जैसे उनका एडमिशन का डेटा है, उनकी अटेंडेंस का डेटा है, एग्जामिनेशन और जो रिजल्ट है, ये जो है इसके माध्यम से किया जा सकता है। और इसके दोनों संस्करण हैं, यानी ये पेड वर्जन भी इसका अवेलेबल है और जो बेसिक वर्जन है वो दोनों उपलब्ध हैं। इसके अतिरिक्त अगला है टीएस स्कूल। टीएस स्कूल एक हम कह सकते हैं कि ये टाइम सॉफ्टवेयर स्कूल का संक्षिप्त रूप है। टीएस स्कूल एक प्रशासनिक तथा प्रबंधन सॉफ्टवेयर है जो सभी प्रकार के विद्यालयों के लिए उपयुक्त है। टीएस स्कूल में प्रबंधन के लिए बहुत ही अधिक प्रकार के जो मॉडल हैं वो उपलब्ध हैं। टीएस स्कूल में सीमित विशेषताओं के साथ इसका बेसिक वर्जन भी है, परंतु जो पेड वर्जन है वो ज्यादा क्षमताओं के साथ हमको कार्य करने के लिए उपलब्ध होता है। इसके अलावा फेडेना है। फेडेना भी एक मुफ्त तथा ओपन स्कूल्स प्रबंधन सॉफ्टवेयर है जो कि शैक्षणिक संस्थान के जो विद्यार्थी हैं, अध्यापक हैं, कर्मचारी हैं, उनके लिए इसका उपयोग हम किए जा सकता है। फेडेना जो है वो एक पूरी तरह से वेब आधारित विद्यालयी सॉफ्टवेयर है। ये जो फेरेडियन टेक्नोलॉजी के डेवलपर्स की टीम ने इसको विकसित किया था और प्रोजेक्ट को फेरेडियन द्वारा मुक्त सोर्स बनाया गया था। अब इसका जो अनुरक्षण है वो ओपन सोर्स समुदाय द्वारा किया जाता है। इसके अलावा जो अगला है वो है स्कूल टूल। स्कूल टूल एक मुफ्त ओपन सोर्स तथा वेब आधारित विद्यार्थी सूचना प्रणाली है। स्कूल टोली में जो स्कूल टूल है ये, इसकी कई विशेषताएं हैं। जैसे विद्यार्थी तथा अध्यापकों की जो पॉपुलेशन है उसको कस्टमाइज करना, अध्यापक विद्यार्थी तथा उनके अभिभावकों से संपर्क प्रबंधन, है ना। इसके अतिरिक्त जो पुस्तकें हैं, कौशल है, उसके परिणाम आधारित मूल्यांकन है, पूरे जो स्कूल का डेटा है और रिपोर्ट कार्ड निकालना है, चाहे वो एग्जामिनेशन से संबंधित हो या अटेंडेंस का डेटा हो, सभी प्रकार की जो कह सकते हैं कि ये विशेषताएं इसमें उपलब्ध हैं। इसके अलावा विद्यार्थियों के लिए ओपन एडमिन। विद्यार्थियों के लिए ओपन एडमिन एक व्यापक तथा मुफ्त ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर है। ये जीएनयू सामान्य जन लाइसेंस के अंतर्गत लाइसेंस भी प्राप्त है। विद्यालयों के लिए ओपन एडमिन पूरी तरह से एक वेब आधारित उपकरण है। इसमें जनसंख्या जानकारी, उपस्थिति, संकाय आधारित डेटा, रिपोर्ट कार्ड प्रणाली, ये ऑनलाइन दैनिकी, सब इसकी विशेषताएं हैं। तो ये विद्यालयों के लिए ओपन एडमिन जो उपकरण है ये उपलब्ध है। इसके अलावा जो लोकप्रिय एक उपकरण है शाला उपकरण जिसको हम कहते हैं, जो शाला दर्पण है, ये विद्यार्थियों, अभिभावकों तथा समुदायों को विद्यालय प्रबंधन प्रणाली पर आधारित सेवाएं प्रदान करने के लिए एक इंडियन उपक्रम है, यानी ये भारतीय उपक्रम है। विद्यालय की जो सूचना सेवाओं में विद्यालय तथा विद्यार्थी प्रलेख प्रबंधन, कर्मचारी सूचना, विद्यार्थियों की अटेंडेंस, लीव का मैनेजमेंट, जो छुट्टियां अध्यापकों द्वारा और विद्यार्थियों द्वारा ली जाती हैं, रिपोर्ट कार्ड, पाठ्यक्रम अनुकरण नीतियां, यानी हम किस तरह से जो सिलेबस है उसको पूरा कर रहे हैं, उसके संदर्भ में भी इसका शाला दर्पण का उपयोग किया जा सकता है। जो शाला दर्पण है, इसका जो पहला चरण है वो जून 2015 में शुरू किया गया था और ये एक महत्वपूर्ण उपकरण है जिसके माध्यम से हम पूरे जो प्रबंधन प्रणाली है उसको बेहतर बना सकते हैं। समर्थ, ये जो समर्थ है ये शिक्षा मंत्रालय भारत सरकार की एक परियोजना के रूप में विकसित
तथा आईआईसी दिल्ली विश्वविद्यालय द्वारा संचालित उच्चतर शिक्षा संस्थानों के अध्यापकों, प्रशासकों, प्रबंधन के प्रयोग के लिए एक सॉफ्टवेयर है। उच्चतर जो शिक्षा संस्थान है वह जो है इसका मुख्य इस्तेमाल कर सकते हैं। समर्थित ओपन सोर्स, मुक्त स्तर सक्षम, सुदृढ़, सुरक्षित, आरोह तथा विश्वविद्यालयों तथा उच्चतर शिक्षा संस्थान जितने हैं उनके लिए एक विकासपरक प्रक्रिया का स्वचालित इंजन हम कह सकते हैं। तो समर्थ भी एक लोकप्रिय जो है विकल्प उपस्थित है। इसके अलावा हम देखें कि और कौन-कौन से पक्ष हैं जहां पर आईसीटी का प्रयोग करके विद्यार्थियों की गतिविधियों का, अध्यापकों की गतिविधियों का जो है प्रभावी क्रियान्वयन किया जा सकता है। जैसे रिकॉर्ड कीपिंग है, जो डेटा कलेक्शन है वो आईसीटी के प्रयोग के माध्यम से जो हम उसको बेहतर रूप में कर सकते हैं। शैक्षणिक संस्थानों में बहुत सारे डेटा होते हैं, उनका जो संकलन है और उनको जो सुरक्षित रखने का कार्य है वो बहुत ही परंपरागत रूप से श्रम साध्य और समय साध्य और आर्थिक रूप से भी जो है एक महंगा काम है। जैसे उनका अटेंडेंस रजिस्टर है, लॉग बुक है, जो गेस्ट की पुस्तिका है, कर्मचारी विद्यार्थियों की जो उपस्थिति है, उनकी जो प्रगति है, इसके अलावा जो विद्यालय की संपत्ति है, इन सब में जब हम जो है देखते हैं तो परंपरागत रूप से बहुत ही हमको एक श्रम साध्य प्रक्रिया दिखती है। लेकिन आज हम देखें तो रिकॉर्ड रखने के लिए कुछ आईसीटी उपकरण भी बहुत सारे आ गए हैं। जैसे गूगल शीट्स है, न्यू ऑफिस है, एबिलिटी है, ऑफिस फ्लाइट है, फ्लू स्वीट, गूगल डॉक्स, एमएस वर्ड, जोहो डॉक्स, एबीबई, बहुत सारे ऐसे जो है उपकरण उपलब्ध हैं जिनके माध्यम से रिकॉर्ड कीपिंग का काम किया जाता है। इसके अलावा जैसे गतिविधियों का समय निर्धारित किया जाता है, गतिविधियों के समय निर्धारित करने के लिए भी बहुत सारे आईसीटी के टूल्स अवेलेबल हैं। जैसे हम गूगल कैलेंडर का उपयोग कर सकते हैं, एफईटी का उपयोग करते हैं। ये सभी जो है वो नियत समय तथा सारणी तैयार करने के लिए कुछ आईसीटी उपकरण हैं। इसके अतिरिक्त कुछ और आईसीटी उपकरण है, जैसे माइक्रोसॉफ्ट का टू डू, माइक्रोसॉफ्ट वन नोट, माइक्रोसॉफ्ट आउटलुक है, माई कैलेंडर है, पावर प्लानर है, ये लाइटिंग कैलेंडर, टाइम टेबल टाइल, बहुत सारे ऐसे विकल्प उपलब्ध हैं जहां पर हम गतिविधियों का समय निर्धारण कर सकते हैं। इसके अलावा विद्यार्थियों के प्रदर्शन का संग्रहण, उनका प्रेजेंटेशन, उनकी रिपोर्टिंग के लिए बहुत सारे ऐसे जो एप्स हैं वो उपलब्ध हैं जिनके माध्यम से हम उनका कह सकते हैं कि जो प्रेजेंटेशन है उनका कलेक्शन कर सकते हैं, उसकी रिपोर्टिंग भी कर सकते हैं। विद्यार्थियों के शुल्क, जो कुछ भी वो विद्यालय में शुल्क दे रहे हैं, उनके लिए भी बहुत सारे जो उपकरण हैं वो उपलब्ध हैं। इसके अलावा बजट का मैनेजमेंट करने के लिए जो विद्यालय में विभिन्न चीजों के लिए बजट होता है, उनके लिए भी बहुत सारे ऐसे आईसीटी उपकरण हैं जिनके माध्यम से हम प्रभावी क्रियान्वयन कर सकते हैं। जैसे कुछ सॉफ्टवेयर हैं, एचसीएसएस बजटिंग है, विद्यालय बजट कार्यक्रम है, और डीएस बजट है, बडी है, मनी मैनेजर एक्स है, बजट प्लस है। बहुत सारे ऐसे उपकरण हैं जिनका उपयोग हम बजट प्रबंधन में कर सकते हैं। इसके अलावा जो कुछ लेखांकन के लिए भी सॉफ्टवेयर अवेलेबल है, जैसे जीएनयू कैश है, एक्सक्यूएल लेजर ईआरपी है। इसके अतिरिक्त जो एक महत्वपूर्ण पक्ष है पुस्तकालय प्रबंधन, पुस्तकालय प्रबंधन में भी बहुत सारे जो ऑनलाइन एप्स हैं और जो उपलब्ध संसाधन हैं उनके माध्यम से हम पुस्तकालय प्रबंधन का कार्य भी बेहतर रूप से कर सकते हैं। कॉन्फ्रेंस प्रबंधन के लिए भी हम आईसीटी का उपयोग करते हैं। जैसे कॉन्फ्रेंस प्रबंधन के लिए गूगल मीट है, जूम है, इनका सबका प्रयोग कर सकते हैं। इसके अलावा जो प्रबंधन की सूचना प्रणाली एमआईएस है, उसमें भी हम देखते हैं कि जो आईसीटी है वो मेजर रोल प्ले कर रही है। तो इस प्रकार हम देखते हैं कि विद्यालय के प्रबंधन और प्रशासन से संबंधित जितने भी मुद्दे हैं वहां पर हम आईसीटी का प्रयोग करके प्रक्रियाओं को त्वरित,
प्रभावी और कम खर्चीली बना सकते हैं। पारंपरिक रूप से हम देखते हैं कि बहुत ज्यादा खर्च हमको उठाना पड़ता है, लेकिन आईसीटी ने शिक्षा के प्रत्येक पक्ष को बेहतर बनाया है। विद्यार्थियों के लिए, शिक्षकों के लिए, प्रबंधकों के लिए, सभी के लिए ये सुविधा उपलब्ध की गई है। तो आज के इस वीडियो लेक्चर में हमने जाना कि आईसीटी का उपयोग आकलन में कैसे कर सकते हैं और प्रबंधन में किस प्रकार कर सकते हैं। आज के इस वीडियो में इतना ही। नमस्कार।